नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण और ब्रिटिश समझौते। फर्स्ट चरण हमने पहले देख लिया था, आज बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण और कुछ ब्रिटिश समझौते। दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करने से पहले इस जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है, उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये स्पेशल एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इस गाइड के अंदर आपका जो सिलेबस आता है मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, कंप्लीट जो आपका सिलेबस आता है एसएससी जीडी कांस्टेबल में, उस कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया है। साथ ही बात करें एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और उसी आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो आपका एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में आपकी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आपके लिए इसमें मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और अधिक सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें आपको संकलन देखने को मिलने वाला है, और साथ ही हर एक क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही इसके कॉम्बिनेशन की बात करें दोस्तों, तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है जो कि एसएसजी कांस्टेबल के लिए है। इसमें आपको 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलेंगे और प्रत्येक पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का। साथ ही बात करें सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों, तो सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी प्लस एमटीएस दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें आपको क्या क्या मैटर मिलने वाला है, एसएससी जीडी प्लस एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है, यानी कि जीके के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी और एमटीएस में, दोनों के क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं स्तर की अन्य जो परीक्षाएं होती है उनके क्वेश्चनों का भी समावेश किया गया है, यानी कि जो आपका लेवल होता है एसएससी जीडी और एमटीएस का, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उसी लेवल की जो अन्य भर्तियां होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो या रेलवे डिपार्टमेंट में हो, उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें भी समावेश किए गए हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी समावेश किया गया है और सभी प्रश्नों की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी और इसको भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, ये सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी करते हो या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हो, उसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान के स्तर को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है, इसको परचेज कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण। दोस्तों, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, उसके बाद जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्क्रिप्टिव मैटर देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण है। तो पहले सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, 1924 में। शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं आपको, HRA का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है,
तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर की गई थी स्थापना? कानपुर में। और इसके संस्थापक जो मुख्य रूप से माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? सचिंदर सान्याल जी इसके मुख्य रूप से संस्थापक माने जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सचिंदर सान्याल जी की, तो बंदी जीवन इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, बंदी जीवन। इस पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्रांतिकारियों की बाइबल के नाम से किस पुस्तक को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बंदी जीवन, जिसके लेखक कौन है? सचिंदर सान्याल जी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम काकोरी कांड की। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। क्या था काकोरी कांड? जो सरकारी खजाने की ट्रेन थी उसको लूट लिया गया था, तो इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, मिलान चिन्ह वाले भी आ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि काकोरी कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, और इस केस में 1927 में 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी जी। इन 4 लोगों को काकोरी कांड में जो ट्रेन लूटी गई थी सरकारी खजाने की, उसमें 1927 में इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी जी। ठीक है, आगे बात करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहाँ पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन यानी कि HSRA, जो पहले HRA था उसका नाम परिवर्तन करके HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इनकी बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। कहां पर? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इनके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन था? चंद्रशेखर आजाद जी, सुखदेव जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी। HSRA, ठीक है, इसके संस्थापक किन्हें माना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जी,
भगत सिंह जी और राजगुरु जी। ठीक है, अब बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 की घटना की। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी जो बिल था उसके विरोध में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंच पर बम फेंके थे। किस किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। क्यों फेंके थे? जो कि पब्लिक सेफ्टी जो बिल था उसके विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंच पर उनके द्वारा बम फेंक दिया गया था। अब इस घटना के बाद में क्या हुआ? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां पर अल्फ्रेड पार्क है अल्फ्रेड पार्क, उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का पुलिस मुठभेड़ में यानी कि शहीद हो गए थे। इनका चंद्रशेखर आजाद जी का, ठीक है, मुठभेड़ में शहीद हो गए। कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो अल्फ्रेड पार्क था वहां पर पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए थे। कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। इसके बाद में 23 मार्च 1931 की घटना देखते हैं। 23 मार्च 1931 को सैंडर्स की हत्या के आरोप में भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई और इसे द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 मार्च 1931 को किनको फांसी दी गई थी? भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी। किस वजह से? सैंडर्स की हत्या के आरोप में, और इसी को ही द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे भगत सिंह जी के संगठन की। तो नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में की थी और लाहौर छात्र संघ, ये दो संगठन के मुख्य रूप से नौजवान भारत सभा जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी और लाहौर छात्र संघ। इसके अलावा इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किनकी पुस्तक है? भगत सिंह जी की। अब बात करते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी यानी कि IRA, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है IRA। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि IRA के संस्थापक कौन है, ठीक है, या फिर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन है? तो कौन है संस्थापक? सूर्य सेन जी। और सूर्य सेन जी को मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। किनको? सूर्य सेन जी को। ठीक है, इसके अलावा बात करें 18 अप्रैल 1930 की, चटगांव में शस्त्रागार जहां पर हथियार रखते थे उसको शस्त्रागार बोला जाता है, यानी कि शस्त्र रखते थे वहां पर, उस पर हमला किया गया था तथा वहां से हथियार प्राप्त किए थे। किसने? अपने मास्टरदा ने, यानी कि सूर्य सेन जी ने 18 अप्रैल 1930 को जो चटगांव में जो हथियार रखने का जो जगह था शस्त्रागार, उस पर इनके द्वारा हमला कर दिया गया था और वहां से हथियार लूट लिए गए थे। इस वजह से इनको पर मुकदमा चलाया गया और 1934 में सूर्य सेन जी को फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, तो IRA के संस्थापक कौन है? सूर्य सेन। सूर्य सेन को किस उपनाम से जाना जाता है? मास्टरदा के नाम से। आगे बात करते हैं क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। इसके बारे में बात करेंगे। यह एक सदस्यीय मिशन था। कितना सदस्य थे? एक ही था। क्रिप्स क्या क्या प्रावधान लेके आए थे ये, इनकी बात करें तो हम भारत को स्वतंत्र विदेश नीति वाला डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, इसमें क्या क्या प्रावधान लेकर आए थे उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, भारत को स्वतंत्र विदेश नीति वाला डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा तथा राष्ट्रमंडल की सदस्यता क्या होगी? वैकल्पिक होगी। ये डाल दिया गया था, वैकल्पिक होगी राष्ट्रमंडल की सदस्यता। इसके अलावा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है, और प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं। ये कुछ मुख्य प्रावधान थे इनके कि भारत को स्वतंत्र विदेश नीति वाला डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है वो क्या रखी गई है? वैकल्पिक रखी गई है। इसके अलावा संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये भी ठीक था। प्रांत अपना अलग संविधान बना सकते हैं, इसके बारे में भी था। परंतु इसमें एक नोट ये है कि ये जो सब प्रावधान थे, ये जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से 1945 तक, ठीक है, सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चल रहा था। तो ये जो प्रावधान थे ये सब युद्ध समाप्ति के बाद किए जाने थे, यानी कि युद्ध में आप हमारा साथ दो, उसके बाद में हम इन प्रावधानों पर विचार करेंगे। तो इस वजह से महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? यह एक आगे की तिथि का चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी।
काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में कि गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। तो क्रिप्स मिशन था, उसके जो प्रावधान थे वो प्रावधान इस प्रकार से थे कि ये जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था इसकी समाप्ति के बाद लागू करेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने ये कहा था कि यह एक आगे की तिथि का, आगे की तारीख का चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। आगे बात करते हैं श्री राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में। कब हुआ था? 1944 में। इसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया था। ये राजगोपालाचारी थे, इनके फार्मूला थे 1944 में, इनकी बात कर रहे हैं। और अंग्रेजों के जाने के बाद मुस्लिम बहुल प्रांतों में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। इसके अलावा देश के विभाजन की स्थिति में एक साझा संघ का गठन किया जाएगा और जिसमें रक्षा, विदेश, संचार और एक साथ रखा जाएगा। तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, ये जो प्रावधान थे, इसके बारे में इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये फार्मूले को उनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि वो जो जिन्ना साहब थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे। यानी कि उनका कहना यह था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुस्लिम लोगों के लिए अलग से देश की मांग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग कर रहे थे। और इसके जो वास्तुकार है द्विराष्ट्र सिद्धांत के, वो कौन है? सर सैयद अहमद खान। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे वेवेल योजना की। कब आया था? 1945 में। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेवेल। 1945 में जनरल लॉर्ड वेवेल थे जो वेवेल योजना लेके आए थे। क्या क्या प्रावधान थे इनके बारे में भी जान लेते हैं। गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये देखिए, यानी कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, जो बड़े पद थे वो तो वो खुद रख रहे थे और जो छोटे पद थे उसमें भारतीय लोगों को शामिल कर रहे थे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या का अनुपात क्या होगा? समान होगा, यानी कि 1:1 में रखा जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का जो मनोनयन होगा वो क्या करेंगे? खुद करेंगे। तो इसके अलावा बात करें, इस प्रावधान की चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो ये प्रावधान लेकर आए थे कि भाई गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को पद को छोड़कर बाकी जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसके अलावा परिषद में हिंदू और मुस्लिमों का जो अनुपात होगा वो 1:1, यानी कि समान रूप से भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने शर्त रखी थी कि परिषद में जो सभी मुस्लिम हैं सदस्य हैं उनकी नियुक्ति वो खुद करेंगे। तो इस चर्चा के लिए शिमला सम्मेलन किया गया। कब किया गया था? 25 जून 1945। वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 1945 को। ठीक है, तो वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एसएससी जीडी एग्जाम में। तो कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। क्यों हुआ था? वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, परंतु ये क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम कैबिनेट मिशन की। कब आया था? 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे। कौन कौन? पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया था। तो इसमें 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और ये जो थे ये पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत था, प्रांतों को स्वायत्तता अविशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी इस मिशन में। क्लियर है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन में
निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, या फिर चौथा आपको मिल जाएगा, जैसे कि कोई भी आ जाए, वेबेल आ जाए, तो उस आधार पर आपको राइट आंसर क्या होगा? वेबेल होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इनको आपको देखना है। ठीक है, और क्या प्रावधान थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा, विदेश मामले एवं संचार के लिए एक सामान्य केंद्र की व्यवस्था की जाएगी, और देशी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र रहेगी। जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया था, परंतु मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई थी। और एक अलावा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे। ये प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के। ठीक है, अब बात करते हैं हम संविधान सभा के चुनाव की। तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389। किस प्रकार से थे? इसमें ब्रिटिश भारत की बात की जाए तो 292। कितने थे? 292 सदस्य। 292 की बात करें, जिसमें 214 तो थे सामान्य से। कितने थे? 214। और मुस्लिम कितने थे? 78। सामान्य की बात की जाए तो सामान्य में कांग्रेस से कितने थे? 208 सदस्य। और मुस्लिम सदस्यों में बात की जाए तो मुस्लिम लीग से कितने थे? 73 थे। इसके अलावा देशी रियासतें थी, उनसे मनोनयन होकर आए थे 93 सदस्य, और 4 जो थे वो केंद्र शासित प्रदेश थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 जो थे ये मुख्य आयुक्त प्रांतों से लिए गए थे। इस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में मुस्लिम लीग जो लीग थी वो अल्पमत में थी, और अंत में क्या किया? लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। जब इलेक्शन नहीं जीते तो मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था। लेकिन 1940 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया था। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बात करेंगे एटली की घोषणा कब हुई? 20 फरवरी 1947 को। तो क्लेमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और ये स्वतंत्रता के समय भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली ही थे, ध्यान रखना है। ठीक है, वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, और जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये एटली की घोषणा थी 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि एटली की घोषणा, ठीक है, माउंटबेटन योजना, या फिर अपने बात की जाए काकोरी कांड, शिमला सम्मेलन, ये कब आता है? ये आपको डेट दे दी जाएगी, और इनका मिलान, क्रॉस मिलान करना पड़ेगा आपको, तो इनको डेट को ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बाद बात करें माउंटबेटन योजना कह दो, या फिर डिक्की बर्ड प्लान कह दो, या फिर 3 जून प्लान कह दो। 3 जून 1947 को हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त क्या प्रावधान थे इसके माउंटबेटन योजना के? कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे, और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये प्रावधान थे माउंटबेटन योजना के कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट बना दिए जाएंगे, और 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और 18 जुलाई 1947 को इसको पारित कर दिया गया। अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि 18 जुलाई 1947 को। क्या प्रावधान थे इसके? 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट होंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। ठीक है, जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार शासन किया जाएगा। यानी कि जब तक दोनों राष्ट्र अपना संविधान नहीं बना लेते हैं, संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक 1935 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत शासन
किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक अंतरिम सरकार जारी रहेगी। जो सरकार बनी थी वही सरकार जारी रहेगी और चुनाव होने तक संविधान सभा जो थी वो संसद के रूप में कार्य करेगी। जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके जो सदस्य हैं वो संसद के रूप में कार्य करेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए की स्थापना कब की गई थी? बताइए, एचआरए की स्थापना कब की गई थी? 1922, 1924, 1927 या फिर 1928 में? कब हुई थी? पढ़ाया था मैंने अभी आपको 1924 में। कहां पर? कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है राजेंद्र लाहिड़ी जी, बी है केशव चंद्र सेन, सी ऑप्शन में है सचिंदर सान्याल और डी है रोशन सिंह। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सचिंदर सान्याल जी। और इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबिल। क्रांतिकारियों की बाइबिल किस पुस्तक को कहा जाता है? बंदी जीवन, जिसके लेखक कौन है? सचिंदर सान्याल जी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, काकोरी कांड कब घटित हुआ था? 8 अगस्त 1924, बी है 9 अगस्त 1925, सी है 8 अगस्त 1925 और डी है 11 मई 1929। काकोरी कांड कब घटित हुआ था? सरकारी खजाने की जो ट्रेन लूट ली गई थी ना, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने की जो ट्रेन थी उसको लूटा गया था और वो घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। आगे बात करते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है राजगुरु, बी है भगत सिंह, सी है सुखदेव जी और डी है चंद्रशेखर आजाद। मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह जी। ठीक है, आगे देखते हैं, मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता है? ए है रामप्रसाद बिस्मिल, बी है अशफाक उल्ला खां, सी है सूर्य सेन जी और डी है चंद्रशेखर आजाद। मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता है? सूर्य सेन, जिसने IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना भी किसने की थी? सूर्य सेन जी। और इनको मास्टरदा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ए है 25 जून 1945, बी है 15 जून 1946, सी ऑप्शन में 28 मार्च 1943 और डी है 13 अप्रैल 1944। तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। 25 जून 1945 को। क्यों किया गया था ये? वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, आगे बात करेंगे, संविधान सभा में देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या कितनी थी? देशी रियासतों से ए है 93, बी है 292, सी है 4 और डी है 78। बताइए, संविधान सभा में जब चुनाव हुए थे उस समय देशी रियासतों से कितने सदस्य थे? 93। ये देशी रियासतों से थे। इसके अलावा जो 4 थे ये कौन थे? ये केंद्र शासित प्रदेशों थे। कौन कौन से? अजमेर, दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान 4 थे। और 292 ब्रिटिश भारत से थे। 78 थे मुस्लिम, और जिसमें 73 क्या थे? मुस्लिम लीग से।
ठीक है, इस प्रकार से थे, है ना। तो 93 आपका ऑप्शन राइट ए सही होगा। संविधान सभा में देशी रियासतों से पूछा गया कितने सदस्य थे, तो 93। क्लियर है। भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, माउंटबेटन, वेवेल या फिर विंस्टन चर्चिल। तो भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? मैंने बताया आपको, क्लीमेंट एटली। क्लियर। आगे देखते हैं, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे असंगत का चयन करें। देखिए, इस प्रकार से भी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1945 को हुआ। बी ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928, क्रिप्स मिशन 1940 और शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। तो बताइए, असंगत का चयन करना है हमको, यानी कि इसमें से 3 जो हैं वो करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है, यानी कि एक गलत है, उसका चयन करना है हमको, कौन सा है। तो क्रिप्स मिशन देखिए आप, काकोरी कांड जो था 9 अगस्त 1945 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है। क्रिप्स मिशन 1940, ये गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्रिप्स मिशन 1942 में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 1942 में। और शिमला सम्मेलन का हुआ था 25 जून 1945 को। जो क्रिप्स मिशन था 1942 में हुआ था, और इसको महात्मा गांधी जी ने, इसके जो प्रावधान थे, महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, क्योंकि इसके जो प्रावधान थे वो सेकेंड वर्ल्ड वार जो युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति के बाद लागू करने थे, इसलिए गांधी जी ने इसको, क्रिप्स मिशन के प्रावधानों को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, यानी कि उत्तर तिथि का चेक, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। क्लास की शुरुआत में मैंने आपको इस जीडी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन बुक्स के बारे में बताया था। ये बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।